हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। और ये हमारा ध्येय आईएएस का जीएसपीटी टेस्ट सीरीज़ है और ये टेस्ट नंबर हमारा 7 है। ठीक है, तो ये 7 टेस्ट नंबर किसका है? तो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का। ओके, तो चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन होंगे। बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिल जाएंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बराबर में क्वेश्चन दे देते हैं हिंदी और इंग्लिश, बट इसमें क्या है कि पहले 4 क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया है, प्रिंट है इसका, और ये आपका हिंदी में प्रिंट है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग हिंदी भी देखते जाएंगे और इंग्लिश भी देखते जाएंगे। तो जिसका भी हिंदी में, जिसका भी मीडियम हिंदी है तो वो हिंदी सही, और जिसका इंग्लिश है तो उसको मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन आंसर दिखाती जाऊँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पहला ही है कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिटेल में देखते हैं, कुछ चीज़ों को बिल्कुल मतलब बहुत कम समय में देखकर निकल जाते हैं, जिससे कि आपका कम से कम समय खराब हो। ठीक है, देखो आरओ का पेपर तो शेड्यूल्ड है आपका, बस नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम है। अब क्या है कि आयोग के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा तो बहुत आ रही है, पर फिर भी देखते हैं। पर अपना जीएस और इन चीज़ों की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, क्योंकि ये जो ऐसा समय आता है हौच पौच का, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी पढ़ाई पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ फेस्टिवल है, फेस्टिवल में एंजॉय करके फिर आप अपने काम पर लग जाना। बात यहाँ पर पूछा है कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किसी एक राज्य से नहीं गुजरती है। सिर्फ इतना अगर क्वेश्चन बताना है तो किससे नहीं गुजरती है, तो वो तेलंगाना से नहीं गुजरती है। बट हमें यहाँ कुछ चीज़ें और देख लेनी है। और क्या, जैसे कि क्वेश्चन हमारा बन सकता है 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री और 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा कितने डिग्री को कहते हैं, फिर आप वहाँ फंस जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 82.30 डिग्री को भारतीय मानक समय का यमोत्तर रेखा कहते हैं। और भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और यह भारत के 5 राज्यों में कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। मानक समय जो है वो आपका जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, सॉरी बीचों बीच से नहीं, जो गुजरता है तो वो इस तरीके से करके गुजरता है। तो वो राज्य यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो एकदम किनारे नहीं है, बीच में है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश बीच में है तो मध्य प्रदेश वैसे ही भारत का दिल है, एक तरीके से दिल के बीचों बीच में है ना। तो किससे किससे गुजरता है? ऊपर आपका ये उत्तर प्रदेश को ले लेता है, फिर नीचे मध्य प्रदेश, फिर थोड़ा सा उसका छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, आपके राज्य भी पता चल गए, डिग्री भी पता चल गई कि कितने कितने पॉइंट से होकर के गुजरता है। और ये आपका जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ों को देख लिया। एक तो कितने राज्यों से गुजरता है, कौन सी देशांतर से गुजरता है, और कहाँ कहाँ से गुजरता है। और यहाँ पूछा था कि किससे नहीं गुजरता, तो तेलंगाना से नहीं गुजरता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो कूट में हमें बताना है। ज्योग्राफी आपकी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में दोनों पेपर में आ रही है, ज्योग्राफी को आपको अच्छे तैयार करके जाना ही है। बात करें तो अरावली श्रेणी जो है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान व हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई, कितने, थोड़ी बहुत नहीं, 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। ठीक है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी सर्वोच्च चोटी आपकी गुरु शिखर है। बात करें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में क्या है? जो चारागाह हिल स्टेशन है। सूची सेकंड में स्थिति और राज्य है। बन्नी चारागाह, बग्याल या बुग्याल चारागाह, खाजियार और पहलगाम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रिंट की वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं आपको पढ़ के बता दूंगी। सबसे पहले अगर बन्नी चारागाह की बात आएगी तो ये आपका गुजरात से संबंधित रहेगा। ठीक है, कहाँ से रहेगा? गुजरात से संबंधित रहेगा। इसके बाद में पहलगाम आपको पता है एक जगह का भी नाम है और ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। D2 देखो, D2 2 जगह दिया है। ये देखो आपका कूट दिया गया है यहाँ पर, D2 2 जगह दिया गया है। हालांकि उत्तराखंड फर्स्ट, जम्मू कश्मीर सेकंड, हिमाचल थर्ड और गुजरात फोर्थ। तो ए को 4 से डिसाइड कर लो। ठीक है, A4 और D2। अब A4 D2 आपका डी ऑप्शन में ही दिया गया है। इस तरीके से आपका यहाँ पर तुरंत ही आंसर निकल आएगा।
बाकी चीज़ों को आप मिलान कर लेना। ये आपका उत्तराखंड बचा और हिमाचल प्रदेश बचा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर मिलान कर लो, आगे बढ़ेंगे हम। और हाँ, सभी मेरे जो भी दोस्त हैं, मेरी छोटी बहन है, जो भी भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, एस्पायरेंट हैं, सभी को हैप्पी दशहरा। दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोशिश हो इस बार कि दशहरा में हर वो उस बुराई को दूर करें जो हमारे एग्ज़ाम के बीच में आ रही है। आलस हो, नींद हो, डिस्टर्बेंस हो, इनको दूर करो और अपनी पढ़ाई को अच्छी करो, ठीक है। मेरे पास 30+ GS प्लस आपके 20+ ये हिंदी ग्रामर है, जो आरो एरो में आपको सबसे ज़्यादा GS के साथ में हिंदी का रोल रहता है। अगर आपने GS कंप्लीट कर रखी है और आपका हिंदी ग्रामर नहीं कंप्लीट है तो फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो PDF फॉर्म में मेरे पास है, मैं तुरंत ही फॉरवर्ड कर दूँगी। जिसे भी चाहिए 199 में पेड है, तो आपको सारे पेपर आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे और आप उनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी हो या GS हो, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि प्रैक्टिस आप कितना करते हैं और प्रैक्टिस के बाद में आप रिटेन कितना करते हैं। यानी कि जो प्रैक्टिस किया है उसको आपने रिकॉल किया, उसको रिवीजन किया, रिवीजन के बाद में आपको कितनी चीज़ें याद रही, ठीक है। जैसे मैंने बुग्याल नाम एक बार याद किया है, मतलब 1 से 2 बार मैंने याद किया। अब मुझे ये कहीं पर भी दिखता है एग्ज़ाम में तो मैं इसको कर ले जाऊँगी। इसकी जगह पे मुझे खजियार अभी नहीं याद है। क्या होता है, कुछ चीज़ें हम याद कर सकते हैं, ह्यूमन नेचर होता है, कुछ चीज़ों को हम याद नहीं कर सकते, A to Z नहीं याद कर सकते, पर कुछ चीज़ें जिन्हें याद कर सकते हैं। जैसे तत्सम तद्भव आपको काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं, तो उसमें काफ़ी पेपर पड़े हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं से भी परचेस करोगे इससे ज़्यादा ही रहेगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम है तो बहुत अच्छे से, मतलब बैठ के कहते नहीं, वो अपनी हिंदी भाषा में दबा के प्रैक्टिस करो। जैसे आज फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, जिस समय डिस्टर्बेंस हो रहा है उस समय आप मत पढ़ो। जैसे देखो कि समय आपके पास अनुकूल है, आपके हिसाब का है, तो आप उसमें खूब अपने फ़ोन में जैसे रील्स देखते हो तो रील्स से मत देखो, रील्स की जगह आप उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रैक्टिस कर लो, चाहे आप किसी बुक से कर लो, चाहे मेरे टेस्ट पेपर से कर लो। बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे प्रैक्टिस कर लो। उनके आंसर PDF मैं भेजती रहती हूँ, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर लो। जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ये पहाड़ियाँ हैं और ये इनकी अवस्थिति है। रामगिरी की पहाड़ियाँ, शिवराय की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, गडजात पहाड़ियाँ, ठीक है। सबसे पहली बात, मैकाल पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पड़ती हैं, थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे आपको यहाँ पे 2 या 3 नाम ऐसे हैं जो आ रहे होंगे, जिनके बारे में आपको कहीं ना कहीं पता ही होगा। तो इसमें जो एक सही सुमेलित नहीं वो बताना है। गडजात की पहाड़ियाँ आपकी जो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, ये जो यहाँ पे दिया झारखंड, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ये आपकी गडजात की पहाड़ियाँ ये आपके उड़ीसा में है, मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़, शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, तो आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे फिलहाल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सी मृदा है जो लोहे की अधिकता होने के कारण अनुर्वर हो जाती है, यानी कि उर्वरक टाइप से नहीं रहती, उसमें जो उर्वरक गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं। काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और दोमट मृदा। मैं इसकी प्रकृति बता देती हूँ। काफ़ी पानी और बारिश की वजह से ये क्या होती है कि इसके जो गुण होते हैं, जो इसमें मृदा में गुण मिले होते हैं वो बह जाते हैं, जैसे लीचिंग कह देते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये इसका गुण होता है। लेटराइट मृदा आपके आर्द्र प्रदेशों में तीव्र निक्षालन है ना, लीचिंग या निक्षालन प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, बनती है। इससे लोहे तथा एल्यूमिनियम की जो प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। लोहे के अतिरेक के कारण यह मिट्टी अनवरर हो जाती है और इसका विस्तार केरल तथा महाराष्ट्र में, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने इसकी थोड़ी सी प्रकृति बताई थी, जैसे बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पे इसका निक्षालन होता है और इसके गुण काफ़ी सारे बह जाते हैं, ये इसका है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखो एक इसमें से फिर नहीं सही सुमेलित है। चांगला लद्दाख, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन के जो ये नाम है ये बहुत बार मल्टीपल टाइम आपके क्वेश्चन में आते ही हैं। चांगला आपका लद्दाख ठीक है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश भी ठीक है। सेला जो कह रहे हैं ये आपका यहाँ पर उत्तराखंड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यही हो जाएगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। और बोमडीला भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो आप कहेंगे कि क्या दोनों चीज़ें अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, सेला और बोमडीला ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, बल्कि उत्तराखंड में नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का ही दे दिया है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना। ये चैनल है और ये इनकी अवस्थिति है। दक्कन पास, कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान, कोको स्ट्रेट अंडमान एवं निकोबार,
10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मालाबार तट और लक्षद्वीप से आकर दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान। हमें यहाँ पर मिलान करना है और मिलान करके ये जो कूट दिया है नीचे, इससे हमें आंसर बताना है। ठीक है, पहले इनको मिलान कर लेते हैं, मिलान करने के बाद में आंसर बताएंगे। देखो यहाँ पर बात करें दक्षिणी अंडमान एवं जो लघु अंडमान है, ये आपका किसके द्वारा कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दक्कन पास पे। कहाँ पर? दक्कन पास पे। तो यानी कि ए आपका हो जाएगा 4 से। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? 4 से। इसके बाद में बात करें तो जो कोको स्ट्रेट है, ये कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान हो जाएगा, कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान। और 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, और लक्षद्वीप बचा आपका, तो लक्षद्वीप एवं मालाबार तट। इस तरीके से देखोगे तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो कूट है वो भी हमारा सही निकल आएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है? मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप, एडम ब्रिज, पाक की खाड़ी। भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ रहे हैं। ठीक है, दक्षिण का मतलब ये जो नीचे का पोर्शन होता है हमारा भारत का, ये ऐसे समथिंग, और ये यहाँ पर जो ऐसे श्रीलंका रहता है आपका, तो ये कह रहे हैं कि दक्षिण से ऐसे उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर में सबसे लास्ट में फिर ऐसे मन्नार की खाड़ी, एडम ब्रिज, पंबन द्वीप और पाक की खाड़ी। पंबन द्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मतलब ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना कि इनमें से कौन सा होगा जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा। तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, सभी को पता है, जो भारत से पाक जल डिप्लोमेट से अलग होता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले स्थान का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम अगर बात करें तो मन्नार की खाड़ी, एडम ब्रिज, मन्नार की खाड़ी, एडम ब्रिज, पंबन द्वीप और पाक की खाड़ी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी को अगर पूछेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर, तो फिर आप यहाँ से इधर से करोगे, पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप, एडम ब्रिज और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट के बाद में ये आपका सेकेंड हो गया, फिर आपका ये थर्ड है क्वेश्चन नंबर, फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, रामगिरी हिल्स, सेवरा हिल्स, मैकाल रेंज और गरजात हिल्स, जो कि हम लोगों ने बात करी थी, ये झारखंड में नहीं है, कहाँ पर है तो इसको आप सही बताना। और ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 के बाद में 6 हो गया। ठीक है, 7 और ये आपका 8। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल म्यांमार से सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं। पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान दोनों देशों की सीमा को स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल जो कह रहे हैं वो नेपाल और भूटान दोनों देशों की सीमा को स्पर्श करता है। 3 कथन दिए गए हैं, मतलब 3 इफेक्ट हैं। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करना। ठीक है, अब इनमें से कितने हैं जो आपके सत्य हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले देख लेते कि कौन सा देश कितने राज्यों को स्पर्श करता है। बांग्लादेश की बात करें अगर हम यहाँ पर, बांग्लादेश आपका हमारे भारत के असम राज्य से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, यानी कितने? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन? तो बांग्लादेश। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार आपका हमारे भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। नेपाल की बात करेंगे, नेपाल किससे किससे करता है तो सिक्किम से, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है। तो बात करें यहाँ पर कितने ऑप्शन, कौन कौन से कथन आपके सत्य हैं, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड हमारा सत्य है। ठीक है, बट एक बार फैक्ट है, वैसे तो ठीक है, बट अगर कहीं गलत लगे तो आप ज़रूर देख लेना एक बार में, क्योंकि कभी कभी कोई इन केस कभी एक ह्यूमन एरर हो जाती किसी क्वेश्चन में। फिलहाल नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना। अब यहाँ पर हमें गलत युग्म जो होगा बताना है। ऑप्शन ए कह रहे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार है। बी कह रहे कि सिंधु सांगपो जो है वो दक्षिणी तिब्बत और बृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार है। सी मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार है। और डी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट ये मैदानी भाग का शिवालिक हिमालय से विभक्त करती हुई भूगर्भिक दरार है। ये हम लोग पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी आपकी शुरू होती है, फिजिकल ज्योग्राफी कह सकते हैं, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं, है ना, तो इसको पढ़ते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डी और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट में ये जो यहाँ पे प्रिंट आपको गलत लग रहा हो तो ये यहाँ पर लिखा हुई भूगर्भिक दरार।
हमें बताना कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट की अगर यहाँ पर हम बात करें, जो कह रहे हैं कि कौन सा गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए और थर्ड आपका यहाँ पर सही नहीं बता रहा है। ठीक है, ए और थर्ड यानी ए ऑप्शन कह रहे हैं कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये गलत सुमेलित है। ओके, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है आपकी वो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो हाँ, मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये लघु हिमालय और शिवालिक, जबकि यहाँ पर वृहद हिमालय लिखा, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत सुमेलित है, बाकी बी और डी आपका सही सुमेलित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो बहुत पूछा जाता है, सूची का ये क्वेश्चन दे दिया है, जलप्रपात है और राज्य है दुदुमा, कर्नाटक, थलियार, केरल, बरगना, तमिलनाडु, वाजाचल, ओडिशा। ये भी खूब पूछा जाता है। इसी में आपका जोंग होता है, कुंचिकुल होता है, तो ये भी खूब आते हैं। दुदुमा की बात करें, दुदुमा आपका कहाँ पर है जलप्रपात, कौन से राज्य में, तो ये आपका ओडिशा राज्य में है। थलियार की बात करें तो थलियार आपका कौन से राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, थलियार आपका तमिलनाडु राज्य में। A4B3 A4B3। ठीक है, ये सेम है, कोई नहीं। बरगना आपका जो पड़ता है वो कर्नाटक में फिलहाल पड़ता है। बात करें जो C1, तो बरगना आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर मिल जाएगा, A4B3 C1 और D2। वाजाचल है वो आपका केरल में। तो इनको आपको ध्यान रखना है, या कहीं स्टिकी शॉर्ट नोट्स बना लो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह के क्रम को कहते हैं कंटकीय अपवाह प्रतिरूप, वलयाकार अपवाह प्रतिरूप, अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप या क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप। मतलब ये 4 नाम दिए गए हैं, इनमें क्या कहते हैं। जो मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं और जिनके कारण ये चीज़ें होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं कंटकीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो चलो, और अच्छा हाँ, इसका प्रतिरूप अगर आपको देखना हो तो कहाँ होगा, तो नेपाल में कोसी नदी की सहायक अरुण नदी कंटकीय अपवाह प्रतिरूप का एक उत्तम उदाहरण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है जिसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकास्थल से होता है। किसके बारे में बात हो रही, सतलज नदी के। बी, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से होता है। सी, महानंदा नदी गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा अंतिम नदी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर भी जो असत्य कथन है वो बताना है, यानी कि ये जो 3 फैक्ट दिए गए, तीनों फैक्टों में हमें चेक करके बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है जिसका उद्गम मानसरोवर के निकट स्थित राकास्थल, मतलब ये तो आपका फिलहाल सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो सही नहीं है वो कह रहे हैं कि असत्य कथन, तो ये लूनी नदी का भी जो उद्गम स्थल बोल रहे हैं राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ी से होता है, ये भी सही है। महानंदा नदी गंगा नदी से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा अंतिम नदी, ये भी सही है। तो असत्य कथन क्या है, तो डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी असत्य नहीं है। तीनों ही फैक्ट आपके यहाँ पर सही है और तीनों फैक्ट्स से आपके 3 क्वेश्चन एक तरीके से तैयार हो गए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, लूनी नदी का उद्गम जो है राजस्थान के अजमेर जिले में नागा पहाड़ी या नाग पहाड़ी से होता है। और सतलज नदी को बहुत बार पढ़ा है आपने, राकास्थल तो आपको याद ही हो गया होगा। हाँ, उद्गम स्थल में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मानसरोवर के निकट है राकास्थल। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में प्रमुख जनजातियां हैं, सूची सेकंड में राज्य दिए हैं, चकमा, किन्नौर, कादर और मुरिया। हमें इनको मिलान करना है और बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चकमा जो है आपकी वो त्रिपुरा में पड़ती है। जो चकमा जनजाति है ये आपकी त्रिपुरा में मिलेगी आपको। किन्नौर की बात करो तो किन्नौर आपको कहाँ मिलेगी, तो किन्नौर आपको जो मिलेगी वो हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, ये कादर की बात करें, कादर आपको केरल में मिल जाएगी और मुरिया आपको गुजरात में मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 और B1, A3 B1 C4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा बी ऑप्शन आराम से जो इसका वो है कूट है निकाल आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोगों ने 9 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था, तो ये काफ़ी फैक्चुअल है, इसको बहुत अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लेना तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम ये भी आपका काफ़ी फैक्चुअल है, इसको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से एक ही पूछ देगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर 11 हो गया आपको, 11 के बाद में
ये आपका 12 हो गया, 13, ओके, एंड 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी डैश अमरकंटक पठार से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है, पूर्णा, गिरना और पांझरा सहायक नदियां हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का हमें चयन करके बताना है कि जो ये 5 फैक्ट दिए गए इनमें से कितने ऑप्शन आपके यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, पहली बात अमरकंटक पठार से निकलती है, ये बात तो सत्य है। सेकंड, भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी बात सत्य है। पूर्णा, गिरना और पांझरा सहायक नदी, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, कि ये इसकी सहायक नदियाँ हैं कि नहीं। अगर आपने सुना होगा तो आपको आइडिया होगा कि नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर, इन्होंने क्या कहा कि पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर तो नहीं बहती, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी की यही खासियत ही है ना, कि पश्चिम की ओर बहती है। हाँ, सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। पूर्णा, गिरना और पांझरा तापी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो क्या हो जाएगा, 3rd और 4 आप एलिमिनेट करो, 3rd 4th एलिमिनेट, 3rd 4th एलिमिनेट, 3rd 4th एलिमिनेट, तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन निकल आएगा, 1st 2nd और 5th। ठीक है, 1st 2nd और 5th, क्योंकि ये पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती बल्कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट। ये भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कैप कमोरिन के मध्य क्या स्थित है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। बात करें तो क्या स्थित है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा से केप कमोरिन कन्याकुमारी तक विस्तारित है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक डेम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। यह यूरेनियम के भंडार हेतु प्रसिद्ध है और यह कनाडा में स्थित है। कौन, तो ओलंपिक डेम खान कह रहे हैं। अब कितने ऑप्शन सत्य हैं, तो ए ऑप्शन आपका केवल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, ओलंपिक डेम खान जो है वो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है, ये जो कनाडा कह रहे हैं कनाडा में नहीं स्थित बल्कि ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन गलत है और फर्स्ट हमारा सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन या विशाखापत्तनम। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदानों में उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल तट, विशाखापत्तनम एवं कोचीन जो कह रहे हैं, विशाखापत्तनम एवं कोचीन, कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह, जबकि चेन्नई एवं तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ बोले तो कोच्चि और आपका विशाखापत्तनम, ये क्या है, तो ये आपके प्राकृतिक बंदरगाह के एग्जाम्पल हैं। और चेन्नई और तूतीकोरिन, तो ये क्या आती है, कृत्रिम बंदरगाह। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिलहाल कह रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। एक निश्चित मार्ग में बहती हैं और इनका जल ग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक होता है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। इन नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। तो पूर्ण दिया गया, हमें बताना कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, सही पूछा है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ एक निश्चित मार्ग में बहती हैं और इनका जल ग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, कम होता है, और क्योंकि यहाँ की नदियाँ अधिकांशतः मौसमी हैं और वर्षा पर आश्रित है, तो वर्षा ऋतु में इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, परंतु शुष्क ऋतु में इनका जल स्तर क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो इन नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। तो आपका सेकंड ऑप्शन तो सत्य है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि जो जल ग्रहण की तुलना है वो पूर्वी नदियों से पश्चिमी नदियों या प्रायद्वीपीय नदियों का कम होता है। ठीक है, चलें, आई होप ये क्लियर हो गया। क्योंकि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनका ये जो मतलब अपवाह तंत्र है वो ज़्यादा लंबा होता है और पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि हिमालय में जो बर्फ़ जमती है उससे पानी का प्रवाह बनता रहता है। और जो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इस साइड की नदियाँ जो हैं, इधर की जो प्रायद्वीपी भारत की इधर से बहती हुई नदियाँ जाती हैं, तो ये क्या, ये बारिश पे डिपेंड होती हैं। तो बारिश वाली नदियाँ क्या है, जब बारिश का पानी मिलेगा तभी ये ज़्यादा रहती हैं, बाकी गर्मियों में इनसे कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का ही दिया गया। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना। ये खनन संपदा है और ये खनिज क्षेत्र है। ठीक है, चांदी, कालाहांडी, बॉक्साइट बालाघाट, लौह अयस्क चित्तौड़गढ़ और तांबा दुर्ग। हमें बताना है कि ये कहाँ पर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, मिलती हैं। ठीक है, बात करें चांदी की, तो चांदी का जो खनन क्षेत्र हो जाएगा या खनिज क्षेत्र हो जाएगा वो चांदी का कहाँ हो जाएगा, तो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो A3 आपका हो जाएगा। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट आपका कालाहांडी
A3 और B1, A3 B1, ये एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही भी हो जाएगा, बट फिर भी मिलान कर लेते हैं। लौ अयस्क की बात करें तो लौ अयस्क आपको पता है कि दुर्ग आपका हो जाएगा, और तांबा आपका बालूघाट या बालाघाट, सॉरी बालाघाट। तो इस तरीके से आपका मिलान हो गया। आगे बढ़ेंगे, कूट हमारा निकल आया, बी ऑप्शन इसका सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 21 दिया कथन कारण का। अभी कथन ये कहता है कि भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। कारण है, भारत में तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तांबे का सर्वाधिक भंडारण राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं झारखंड में पाया जाता है। हमें बताना है फिलहाल कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अभिकथन ए तो आपका गलत है, क्योंकि आत्मनिर्भर तो नहीं है, ठीक है। हाँ, परंतु कारण आर जरूर सही है। कारण आर सही है, मतलब भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि भारत में तांबे के उत्पादन और भंडारण में कमी है। भारत तांबे का आयात चिली, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा ब्राज़ील से करता है। भारत में जो तांबा है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ये बात सत्य है। और तांबे का सर्वाधिक भंडारण आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं झारखंड में है। तो फिर इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तो गलत है, परंतु आर सत्य है। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। ये जो कह रहे हैं कारण में, ये आपका सत्य है, ठीक है। जो यहाँ से कह रहे हैं, ये आपका इतना कथन जो है ये पूरा सत्य है, बट ए आपका सत्य है, सत्य नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सूची का दिया गया है। ये कोयला क्षेत्र है और ये राज्य है। अभी हमने कुछ चीज़ें देखी खनिज क्षेत्र के माध्यम से, फिर आप देख लेते हैं कोरबा, सुहागपुर, कांपटी और रानीगंज। रानीगंज आपका कहाँ पड़ता है, तो रानीगंज की अगर बात करें हम, कांपटी, सुहागपुर, कोरबा। कोरबा तो किसी को नहीं याद, मतलब बिल्कुल नहीं वो होगा, फिर भी याद होगा। कोरबा आपका पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में। सुहागपुर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। A3 और B4, A3 B4। अब दोनों जगह ये बराबर में है। अब आपको यहीं से डिसाइड करना है, कांपटी और रानीगंज। कांपटी आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में, और रानीगंज जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो D2 इसमें है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ए ही ऑप्शन आपका यहाँ पर तुरंत सही सुमेलित निकल आएगा। अच्छे से इसको देख लो, हम बढ़ते आगे। हम लोगों ने 15 नंबर से क्वेश्चन देखे थे, तो 15 नंबर से देख लो। ये आपका 15 हो गया, फिर ये आपका 16, 17, 18, 19, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे हम, ये आपका 20 है, 21, 22। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन से संबंधित है। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो कपास मिट्टी के नाम से, या मतलब वैसे काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी रहती है, सबको पता है, और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस भी होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बात करें कपास उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। और कोई भी आंख बंद करके टिक कर दो, काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। अब जो भी गलत हो, दोआब स्थित, ये दोआब है और ये इनकी अवस्थिति है, और जो यहाँ पर गलत सुमेलित वो बताना है। बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के मध्य, बारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य, रचना दोआब रावी और चेनाब के मध्य, चाज दोआब सिंधु और झेलम के मध्य। हमें बताना कि यहाँ पर एक कोई दोआब जो है वो गलत सुमेलित है, वो आपका डी ऑप्शन गलत सुमेलित है। क्यों, क्योंकि चाज दोआब जो पड़ता है वो चिनाब और झेलम के मध्य में पड़ता है। किसके, तो ये यहाँ पर जो सिंधु दिया, सिंधु की जगह पर आपका होना चाहिए चिनाब, इसीलिए ये आपका गलत सुमेलित, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिलहाल है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से सही सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं। ये परियोजना है और ये नदी है, यानी कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है ये बताना है। काकरापार परियोजना, नदी ना याद हो तो राज्य याद कर लो, ये गुजरात में पड़ती है। काकरापार परियोजना जो है ये आपकी गुजरात राज्य में पड़ती है, ठीक है। दुलहस्ती परियोजना, गांधी सागर परियोजना, माता टीला परियोजना। अब आपको पहले मिलान करना है। मैंने राज्य बताया, मे बी कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, और इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है हमें। तो देखो, अगर बात करें ये परियोजना किस लिए होती है, ये जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण, वन्य जीव संरक्षण सबके लिए होती है। काकरापार परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, और यह आपकी जो है वो सोन पे नहीं बल्कि ताप्ती नदी पर, किसके ऊपर बनी है, तो ये आपकी ताप्ती नदी पर। ये आपकी यहाँ पर कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में और चीज़ें जो है, माता टीला बेतवा पे, गांधी सागर परियोजना चंबल पे, दुलहस्ती चिनाब पर, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे सूची फस्त को सूची संख्या से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है। ये प्रमुख दर्रे और ये इनकी अवस्थिति।
पेंसिला उत्तराखंड, देवसा केरल, माना हिमाचल प्रदेश, पालघाट लद्दाख। हमें बताना है कि यहाँ पर इस कूट से इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, देखिए जो पेंसिला दर्रा है वो आपका पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। देवसा की बात करें तो ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, A4B3 A4B3 और बी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर निकल आएगा सही आंसर। माना आपका पड़ता है उत्तराखंड में और पालघाट आपका यहाँ पर कहाँ है? तो केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने से आरंभ होकर पूर्वी तट के समानांतर कन्याकुमारी तक है। किसका? तो पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कह रहे हैं पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है। एंड ये कह रहे हैं कि पूर्वी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है। तो उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करना है। ये 4 हमारे कथन दिए गए, हमें बताना है कि यहाँ पर कितने ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड आपका सत्य है, यानी पश्चिमी घाट का विस्तार भी आपका तापी नदी के मुहाने से आरंभ होकर पूर्वी तट के समानांतर कन्याकुमारी तक होता है। तो ये आपका एक तरीके से पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से खूब बना बनाकर पूछे जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन भी सही है कि पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक। अब ये जो कह रहे हैं कि डोडा बेटा वाली बात, तो ये क्यों सही नहीं है? तो अगर बात करें पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, डोडा बेटा नहीं बल्कि कौन सी? तो अनाईमुडी। और ये मुझे याद था, इसीलिए मैंने पहले ही इसमें डाउट किया। पूर्वी घाट का विस्तार की बात करें तो उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है। पश्चिमी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है। पूर्वी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल नहीं है बल्कि पश्चिमी घाट है। तो इसलिए आपका फर्स्ट और थर्ड सत्य है और सेकंड और फोर्थ आपका असत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का दे दिया है, ये बंदरगाह दिए गए हैं और इनकी विशेषताएं। विशाखापत्तनम ज्वारी बंदरगाह, कांडला कृत्रिम बंदरगाह, चेन्नई सबसे गहरा बंदरगाह और न्यू मंगलौर लौ अयस्क निर्यात से संबंधित है। अब हमें इनको मिलान करके बताना है। विशाखापत्तनम आपका सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा, तो A3 हो जाएगा। ओके, अगर बात करें कांडला की तो सबसे ज्वारी बंदरगाह जो होता है वो कांडला हो गया, तो A3 और B1 A3 B1। अब यहाँ पर B1 एक ही में दिया गया, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चेन्नई जो है ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है, अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा ही था। और न्यू मंगलौर आपका लय अयस्क निर्यात से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर आपका बी यहाँ पर सही हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए कि जिनमें से एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। कि बूथू में सूर्योदय कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले होता है। बिल्कुल देखते हैं क्या सही कह रहे हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, और 30 डिग्री जहाँ कहता है तो वहाँ पर आप मतलब डिग्री जो 30 डिग्री इसको हम लोग 4 से ही डिसाइड करके टाइम में करते हैं ना, तो 3 × 4 कर लो 120 आ जाएगा। और 60 120 होता है 2 घंटे। तो मे भी कि सही है या नहीं देखते हैं, पर मैंने तो ऐसे ही जस्ट जिज्ञासावश कर लिया, देखते हैं। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो आपका ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ए सत्य है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब जो हमने निकाला सही है कि बूथू में अगर सूर्योदय कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले होता होगा तो 120 डिग्री का अंदर 30 डिग्री से 120 मिनट का हो ही जाएगा, और 120 मिनट मतलब 60 2 घंटे। तो आपका इस तरीके से कथन और कारण सही निकल आया। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए थे। 23, ये आपका 24, 25, 26, ठीक है, 27, सॉरी 27 के बाद में ये आपका यहाँ पर, हाँ ये 28, ये आपका 29। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा सूची का ही है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक में उद्योग है और एक जगह आपके केंद्र दिए गए। सूची सेकंड में केंद्र है, सूची फर्स्ट में आपके उद्योग हैं। उर्वरक, चीनी, एल्यूमिनियम और जूट। हमें बताना कि ये कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ेंगी। ठीक है, उर्वरक कहाँ है, चीनी आपकी कहाँ पर रहेगी, एल्यूमिनियम और जूट, यानी इनके ये केंद्र कौन से हैं। उर्वरक की बात करोगे तो राउरकेला हो जाएगा आपका, यानी कि A4 ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसके बाद में चीनी की अगर बात करें तो चीनी आपकी अहमदनगर हो जाएगी। फिर बात करें एल्यूमिनियम की तो ये आपकी मुरी हो जाएगी और जूट आपका हावड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पर जो कूट दिए गए हैं वो कूट में आपका बी ऑप्शन सही सुविलित है,
A4, B3, C1 और D2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य कथन है। ठीक है, यह असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, झेलम नदी वूलर झील से होकर बहती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन सत्य हैं। हमें बताना है यहाँ पर कि कितने ऑप्शन हमारे यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, ये कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से आंसर बताना है। पहले आप देखो कि इनमें से क्या दोनों ऑप्शन सत्य है या कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, देखो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कौन सा कथन असत्य वो बताना। झेलम नदी जो है वो आपकी क्या उलर झील से होकर निकलती है। तो झेलम सिंधु की एक सहायक नदी है और यह बेरीनाथ झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले वह नदी श्रीनगर और उलर झील से होकर बहती है। पाकिस्तान के झंग के निकट यह चेनाब से मिल जाती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इन्होंने कहा है चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये बात भी सत्य है। ठीक है, और यही नदी जो है वो चंद्र और भागा दो सरिताओं में के मिलने से बनती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फर्स्ट असत्य है और ना ही सेकेंड। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उनकी अवस्थिति के पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत और अन्नपूर्णा। इन्होंने कहा है कि पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से मतलब जैसे ये कोई डायरेक्शन है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण, यानी पश्चिम से पूर्व। तो अब अगर हम इनको लगाते हैं तो देखते हैं कि कौन सा हमारा क्रम यहाँ पर बनेगा। देखो सबसे पहले आपकी क्या हो जाएगी, कामेत। कामेत और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है और आपका धौलागिरी और अन्नपूर्णा आपका नेपाल में है। अगर इनको हम लगाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, कामेत आएगा। कामेत के बाद में थर्ड के बाद में नंदा देवी, फिर आपका आएगा धौलागिरी, फिर आएगा आपका अन्नपूर्णा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पालघाट दर्रा अवस्थित है नीलगिरी तथा कार्डमम हिल के मध्य, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य, अन्नामलाई तथा कार्डमम हिल के मध्य, या कार्डमम हिल तथा नागरकोइल के मध्य में। पालघाट दर्रा अभी हमने देखा ही था, तो ये आपका जो राज्य है वो केरल के आसपास पड़ेगा, लेकिन आपको क्लियर बताना क्या होगा। तो पालघाट दर्रा की बात करें, ये आपका नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन सत्य है। बात करें पालघाट दर्रा जो है वो केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है और यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। यह दर्रा कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में श्रेणी है और सूची सेकंड में सर्वोच्च चोटी है। बात करें यहाँ पर हम तो देखो अरावली, अनाईमुडी, सतपुड़ा, धूपगढ़, अन्नामलाई, गुरु शिखर और नीलगिरी दोदा बेटा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है, तो ये हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में अगर बात करें तो जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है, यहाँ पर अन्नामलाई की आपकी हो जाएगी अनाईमुडी। क्या हो जाएगी, अनाईमुडी। नीलगिरी की बात करें तो ये आपका दोदा बेटा हो जाएगा और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो अब इससे आप आराम से निकाल लो। A3 है, B2 है। A3 आपका दो जगह दिया है, B2 भी दो जगह दिया है। इसके बाद में C1 है, तो C1 इसी में है, किसमें, C ऑप्शन में। 34 का C ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही निकल जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ये कोयला क्षेत्र है और ये नदी घाटी हैं। रानीगंज आपका, विश्रामपुर, सोहागपुर, सिंगरेनी। ठीक है, तो देखो आप नदियों से जा सकते हो। सोहागपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, विश्रामपुर आपका बंगाल में है, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। रानीगंज भी आपको नाम तो याद ही होगा, और सिंगरेनी। तो इस तरीके से अब नदियों को ध्यान करो कि कौन सी नदी किधर होगी, तो आपका यहाँ पर मिलान करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। रानीगंज तो आपको दामोदर घाटी देखना पड़ेगा। विश्रामपुर की बात करें अगर, तो विश्रामपुर आपका महानदी। ठीक है, कौन सी, महानदी घाटी। सोहागपुर की बात करोगे तो ये आपका हो जाएगा सोन घाटी। सोहागपुर जो है ये सोन घाटी, और सिंगरेनी आपकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ये वर्धा नहीं होगी, गोदावरी घाटी हो जाएगी। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित है, तो ये वर्धा नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, गोदावरी। ठीक है, ये गोदावरी होनी चाहिए। सिर्फ आपका यहाँ पर C ऑप्शन सत्य सुमेलित है, बाकी आपके देखो विश्रामपुर भी महानदी होना चाहिए, रानीगंज आपका दामोदर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। सूची फर्स्ट में शहर है और ये नदियाँ हैं। कौन सा शहर किस नदी के पास है या उसके ऊपर उपस्थित है, इस तरीके से समथिंग। ठीक है,
सबसे पहले आपको क्या मिलान कर लेना चाहिए, आपको अजमेर को मिलान कर लेना चाहिए लूनी से, ठीक है। संबलपुर को आप कहाँ से मिलान करेंगे, संबलपुर को आपको अगर गेस करना है, आ रहा हो माइंड में वो चीज़ आ रही हो तो आप बताओ। मदुरई को आप करोगे वैगई से, ठीक है। मदुरई जो होगा ये आपका वैगई हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें विजयवाड़ा तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा और संबलपुर आपका महानदी, ठीक है। मुझे दो आ रहे थे अजमेर और संबलपुर, तो मैंने फिर आपका उसी तरीके से देखा। तो D1 देखते हैं क्या होगा। D1 हो जाए, सॉरी D2 हो जाएगा। D2 आपका दो जगह दिया है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। C4 आपका D2 इसमें दिया और C4 इसमें दिया, तो B ऑप्शन हमारा यहाँ पर निकल आएगा आंसर। इस तरीके से अगर एक या दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो आप आंसर को ईजिली निकाल ले जाओगे, पर फिर भी इस चीज़ को आप याद कर लो। महानदी आपको याद हो सकती है, वैगई, कृष्णा, इनको आप थोड़ा सा एक दो बार आप रिवाइज कर लो तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने भी 30 नंबर से क्वेश्चन देखे थे। 30 नंबर आप देख लो। 30 के बाद में आपको 31 हो गया, 31, 32 हो गया, 33, ठीक है, 34, 35 और ये आपका यहाँ पर 36। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग देश के उन उद्योगों में से जिसका सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ है। कारण आर यह एक भारहासी उद्योग है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है, ठीक है। और ये लाइन आपकी जो ये कह रहे हैं ना कि यह एक भारहासी है या नहीं है, ये लाइन आपकी क्वेश्चन में बनकर आ चुकी है। हमें बताना है यहाँ पर क्या सही होगा, ठीक है। देखते हैं कि इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। फिलहाल आपका सी ऑप्शन सही है कि ए सही है, परंतु आर गलत है। आर क्यों गलत है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा उद्योग है जो आपका ये सूती वस्त्र उद्योग है एवं रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। यह एक भारहासी उद्योग नहीं है। जो कहती है भारहासी है तो ये आपका नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है और ये आपका क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को कुछ ही सेकंड से सुमेलित करना। ये जनजाति हैं और ये विशेषताएं हैं। जौन साथी संयुक्त परिवार, थारू, बहुपति प्रथा, भोटिया, अनुलोम व प्रतिलोम विवाह और बुक्सा ऋतु प्रवास। हमें इनकी विशेषताओं के साथ इनको मिलान करना है। जौन सारी आपकी बहुपति प्रथा पे मतलब उसकी जो खासियत है वो है। थारू की बात करोगे तो थारू आपका संयुक्त परिवार हो जाएगा। भोटिया की बात करें तो भोटिया आपका क्या हो जाएगा, तो ऋतु प्रवास हो जाएगा। और बुक्सा आपका अनुलोम व प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं तो बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। बी कूट हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए, यानी कथन कारण का फिर क्वेश्चन है। भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में भारी भिन्नता पाई जाती है। कारण कह रहे हैं कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में स्थित है। हमें अब यही लाइन आपकी एग्जैक्ट समीक्षा अधिकारी में दी गई थी, ठीक है, यही लाइन। और इससे भी क्वेश्चन गलत सही हो जाते क्योंकि अगर हमको ध्यान नहीं है तो हमने गलत है तो टिक किया, सही है तो टिक किया, नहीं किया। तो आपको इस चीज़ को यहाँ पर समझना है, ठीक है। देखो बात करें भारत का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, दक्षिणी मतलब जो आपका बीचों बीच से भारत का इधर नीचे और ऊपर, वही कह रहे हैं। भारत दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सही है, तो आपका ए सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पर यहाँ पर ये टॉपिक सही है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है लिटिल अंडमान द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में, मध्य अंडमान द्वीप में या कार निकोबार द्वीप में। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करता है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ठीक है, बिंदु स्थित है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में तट से समुद्र की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। क्षेत्रीय सागर, आधार रेखा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब इस तरीके से चार ऑप्शन दिए गए। क्षेत्रीय सागर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आधार रेखा। हमें इन चार में से बताना कि कौन सा आपका यह हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तट से अगर समुद्र की ओर जाएंगे तो पहले क्या आएगा, आधार रेखा, ठीक है, क्या आएगा, आधार रेखा, फिर आएगा क्षेत्रीय सागर, फिर आएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसका जो है कि सही क्रम है, ठीक है। चले समझ में आ गया। कह रहे हैं कि भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। सेकेंड, मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। थर्ड, यह एक अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। हमें बताना है कि यहाँ पर फिलहाल कौन सा ऑप्शन असत्य है, ठीक है।
बात करें विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और यह एक शुष्क मतलब कि जो कि उसका यह एक शुष्क व वनस्पति रहित क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यह एक अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या करें, अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा असत्य है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन असत्य है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी हमारा ऑप्शन असत्य नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिमी घाट अविरत नहीं है। बी, पूर्वी घाट अविरत है। सी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। एंड डी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। ठीक है, बात करें पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अविरत और ऊंचा है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है तथा महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन, भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग हैं। सेकेंड, बकिंघम नहर भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। हमें बताना है इन कोड की सहायता से कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। ठीक है, या कितने ऑप्शन सत्य हैं। बात करें तो आपके यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। दोनों सत्य मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य है। ठीक है, जल परिवहन एक प्रदूषण मुक्त व लागत प्रभावी यातायात साधन है। सबको पता है कि जल परिवहन में पैसों मतलब आपका बजट कम से कम खर्च होता है। बकिंघम नहर की बात करें तो ये 640 किलोमीटर लंबी है और ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जो भारत की सबसे लंबी नौगम्य क्या नाम है कि नहर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 37 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए थे, तो ये आपका 37 है, रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 38 है, ये आपका 39 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, ये 41 है, ये आप और ये 42 है। यहाँ से 41 हो गया, ये यहाँ पर 42 है, प्रिंट की वजह से नहीं दिख रहा होगा। ये 42 है, ये 43 है, ये 44 है। इसको देखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जो अभी हम लोगों ने अविरत करके शब्द देखे थे, तो 43 में उसकी प्रोनाउंसिएशन दिया गया है कि द वेस्टर्न घाट आर नॉट कॉन्टिन्यूअल। ठीक है, ऐसे ही करके तो कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आती है अगर तो आप इनको देख लोगे तो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और शेयर करनी थी, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी पोस्ट लगाते हैं ना, तो उस पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक वर्तनी शुद्ध का क्वेश्चन लगाया हुआ है। ठीक है, वर्तनी शुद्ध में ऐसे बोलते हैं जैसे कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है इसलिए मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, या मुझे एग्ज़ाम देना है इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं दिल्ली, ऐसे करके 4 ऑप्शन देते हैं ना। तो इसमें देखो क्या है कि ये समीक्षा अधिकारी के PYQ दिए, यानी पिछले सालों के पेपर दिए। ये आपके यहाँ पर देखो 2010 से लेकर के प्री और मेंस दोनों दिया है। तो मैंने इन्हीं में से 2010 या 13 में से क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया था। तो एक महाशय ने लिख के भेजा है कि आप क्यों भ्रमित कर रहे हो, ऐसा कहाँ क्वेश्चन होता है। पहली बात तो टीचर जानबूझ के कभी भी गलत क्वेश्चन या गलत चीज़ें नहीं बताते हैं। मतलब मैं टीचर नहीं हूँ, पर फिर भी एक मैं आपको बात बता रही हूँ, अगर मैंने भी लगाया कम्युनिटी पोस्ट पे तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। दूसरी बात, आयोग ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है और आयोग में ने ऐसा भी नहीं लिखा कि इसका ये आंसर होना चाहिए था, ये मान लिया, वो फ्रेश क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप डिटेल में कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं और आप तुरंत ही बता देते हैं कि भ्रमित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को होशियार और सामने वाले को बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, अनजाने में जो गलती हो जाती है उसके लिए मैं मानती हूँ, मैं खुद ही माफ़ी मांग लेती हूँ और अनजाने में हुई गलती को सुधारने की चेष्टा पूरी करती हूँ। लेकिन जब गलती नहीं है तो आप क्यों ऐसे बोल देते हो तुरंत कि भ्रमित करने की कोशिश ना करें। पहले आप डिटेल में पढ़ा करें, महाशय नहीं पता है तो पूछ लिया करें, ये बोल दिया करें कि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने नहीं पढ़ा, ये कहाँ आया होगा। आप ये अगर बुक है आपके पास, ये ठीक है यूथ कंपटीशन की है, इसमें PYQ दिए गए हैं, इसी से
PYQ को मतलब स्टूडेंट एस्पायरेंट जो भी हैं वो पता कर मतलब पढ़ते हैं। मैंने भी इन्हीं में से पढ़ा था। मुझे भी वो लाइन को 3-4 बार पढ़ना पड़ा कि मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, उसमें सिर्फ एक शब्द का फ़र्क है और वो लाइन मेरी भी गलत हुई थी, तो उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ठीक है, आप जब इनको देखो पढ़ोगे तो यहाँ पर ये GS के हैं और नीचे यहाँ पर ये दिया रहता है ईयर, तो वहाँ से आप निकाल के देख लो, दिया रहता है। मेरी कोई मंशा नहीं है किसी को भ्रमित करने की या परेशान करने की, ठीक है। सभी मेरे छोटे भाई बहन या मेरे बड़े भाई बहन सभी मेरे दोस्त हैं, तो मैं ऐसी कभी कोशिश करना नहीं चाहती अपने आप को बहुत होशियार साबित करने की, कभी नहीं कोशिश करती हूँ, ठीक है। और हाँ, अनजाने में गलती हो जाएगी, माफ़ी चाहती हूँ, उसको मैं सुधारूंगी, पूरी सुधारने की कोशिश भी करती हूँ। थैंक यू, मुझे बस थोड़ी सी बात शेयर करनी थी। ओके, देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए फाक्यम अभ्यारण्य नागालैंड, डुम्पा अभ्यारण्य मिजोरम, पाखल अभ्यारण्य महाराष्ट्र और महावीर अभ्यारण्य गोवा। आपने कुछ के तो नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि ये बहुत अलग से नाम है, कुछ के सुने होंगे या मैं भी सुने भी होंगे, कोई नहीं, लेकिन आपका तैयार हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 तो सही सुमेलित हैं, अब इसमें कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है। बात करें वर्तमान में जो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। कौन सा? पाखल, ठीक है। ये पाखल जो सी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं बल्कि तेलंगाना में, तो 3 कर सकते हैं शॉर्ट में, तेलंगाना में स्थित है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सही सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, परत अपरदन, अपस्फुरण, क्षुद्र अपरदन या अवनलिका अपरदन। अब कह रहे हैं इसमें किसको किसान की मौत कहा जाता है? भगवान ने करे किसी को ऐसा बोला जाए, पर जो एक बातचीत होती है, एक टर्म होता है जो प्रसिद्ध होता है, वही यहाँ कह रहे हैं। तो जलीय मृदा अपरदन का एक रूप परत अपरदन होता है और अपरदन समतल खेत में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता है, और खेत की उर्वरता यानी कि जो उसकी गुण होते हैं वो सारे के सारे जो उसमें बढ़िया से कह सकते हैं कि खनिज होते हैं वो निकल जाते हैं, तो वही कह रहे हैं परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। ये सूची फर्स्ट में झील दी गई है और सूची सेकंड में ये अवस्थित ही है। लोनार झील राजस्थान, कोलेरू महाराष्ट्र, नक्की गुजरात और नल सरोवर आंध्र प्रदेश। अब हमें इनको मिलान करके यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो लोनार देख लो आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र में, और ये एक ग्रेटर झील है। ओके, अगर बात करें यहाँ पर कुलेरू की, कुलेरू का भी तो आपने नाम खूब सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। लोनार जैसे सुना वैसे कुलेरू, तो कोई ना याद हो आप 2 को तो आराम से टिक कर लो। कुलेरू आपकी हो जाएगी B4 आंध्र प्रदेश, B4 2 जगह दिया गया है, A2 भी 2 जगह दिया गया है, कोई बात नहीं है। इसके बाद में आपने नक्की और नल सरोवर 2 तो सुने ही सुने होंगे कहीं ना कहीं, आई थिंक मैं गेस कर रही हूँ कि सुने होंगे। नल सरोवर आपको जब मिलता है तो आप तुरंत ही गुजरात कर दो, नक्की आपका राजस्थान हो जाएगा। तो D3, A2 B4 D3, इसमें लेकिन D1 दिया गया, तो ये ऑप्शन हमारा तुरंत यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जनजाति हैं, ये अवस्थिति है। रिंगमा अंडमान एवं निकोबार, टोडा तमिलनाडु, बिरहोर झारखंड। उपरोक्त जनजाति एवं उनकी अवस्थिति के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कह रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो A, B, C और D ऑप्शन को आप पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर हम बताते हैं या बात करते हैं। तो रेंगमा जनजाति जो है वो आपकी यहाँ पर अंडमान निकोबार में नहीं बल्कि कहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। ये यहाँ नहीं पाई जाती है, ये आपके नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड में। और ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार बन के आया हुआ है ना। नागालैंड एवं असम कर सकते हैं, ठीक है, नागालैंड एवं असम में। हालांकि नागालैंड का भी ऑप्शन सिंगल बनकर आया हुआ है, तो पाई जाती है। तो ये ही युग्म सही सुमेलित क्या कह रहे हैं, कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका सेकेंड, टोडा तमिलनाडु बिरहोर झारखंड, सेकेंड और थर्ड सही सुमेलित। तो फर्स्ट आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नागालैंड और असम में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल इसी के साथ में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज, ठीक है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण मानसून के झकोरों से बचा रहता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है। यहाँ डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली हुई है जिससे यह बंदरगाह मानसून के झकोरों से
या झखोरों से बचा रहता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का दिया गया सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट में जल विद्युत परियोजना है और ये राज्य है। तो बहुत सारी हमारी परियोजनाएं चलती रहती हैं और वो किस किस जगह पे मतलब सिचुएटेड है वो हम लोगों को बताना होता है। आपने चमेरा उकाई का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। मैठूर हो गया और सबरी गिरी हो गया। ठीक है, सबरी गिरी, मैठूर, चमेरा, उकाई। उकाई ही है आई थिंक, हाँ उतकई या उकाई। अब हमें इनको मिलान करके बताना कि कहाँ पाए जाएंगे। सबरी गिरी की बात करेंगे तो ये आपके केरल में पाई जाएगी। कहाँ जो ये सिचुएटेड है, ये एक सेकेंड, सॉरी केरल। ठीक है, गुजरात नहीं होगा, ये हो जाएगा केरल। सबरी गिरी हमारी केरल में सिचुएटेड है। मैटूर हमारी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य में पाई जाएगी। चमेरा हमारी हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी। ओके, और उकई हमारी, उकई जो है ये आपके गुजरात में पाई जाएगी। तो इस तरीके से जब मिलान करेंगे A3, B2, C1 और D4, तो ये हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, ये ए कोड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूची का ये कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में ये दिए गए हैं पहाड़ियों के नाम और सूची सेकंड में ये खनिज के नाम। बात करें बादाम पहाड़, अनवरत, कोडरमा, जादूगोंडा और मूसाबनी। ठीक है, जादूगोंडा तो आपको मतलब कोई नहीं अगर याद आ रहा तो जादूगोंडा तो याद ही आ जाना चाहिए। जादूगोंडा हमारा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, है ना, ये यूरेनियम के लिए। तो C4 तीन जगह देखो दे दिया। उन्होंने भी ऐसे चालाकी की है कि एक ही ऑप्शन से हम आंसर को न निकाल पाए। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कोडरमा की, कोडरमा नाम भी आपने सुना होगा। ये अनवरत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अनवरत के लिए। तो B1 और C4, B1 यहाँ पर इसमें दिया है, C4 भी इसमें ही दिया है। B और C दो जगह दिया गया है। तो आपको और बताओ, बादाम पहाड़ आपका लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये A3। तो इस तरीके से जब पहुँच रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं? B ऑप्शन में। ओके, तो अब आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि सिंचाई हेतु एडर नहर निकाली गई है सतलज नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से या बराकर नदी से। एडर नहर के बारे में बात हो रही है। एडर नहर हमारी पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से निकाली गई है। कहाँ से? तो दामोदर नदी से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 45 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो 45 आपका हो गया, 46 ये हमारा 47 हो जाएगा। ठीक है, 48, 49, 50, 51, 52। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, जालीदार, खंडित या वृक्षनुमा। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व किया, इसी टेस्ट सीरीज में सॉल्व किया है 12, 15 या 20 क्वेश्चन के पहले। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था कि वृक्षनुमा। तो इसके लिए आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर सूची का क्वेश्चन दे दिया है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखो परियोजनाओं से, खनिज से और इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। ये उद्योग है और ये उनके स्थान है। कागज, सीमेंट, लौह इस्पात, खनिज तेल, शोधनशाला। ठीक है, हमें बताना है इनको मिलान करके हमें यहाँ कोड से आंसर बताना है। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें तो आपको यहाँ पर रिवाइज होंगी या याद आ जाएंगी। कागज़ अगर बात करोगे तो ये कागज़ हो गया आपका। जैसे खनिज तेल शोधन की बात करेंगे तो अम्बाला मुकुल हो जाएगा। कहाँ? अम्बाला मुकुल। खनिज तेल शोधन तो ये हमारा D3 हो जाएगा। लौह इस्पात की बात करेंगे तो ऑब्वियसली भिलाई हो जाएगा, बहुत सिंपल है। C4 पहुँच जाओ और C4 आपका एक कोट में दिया है। देखो यहाँ पर इन्होंने फिलहाल एक ही मिलाया हुआ है, कोई बात नहीं। C4 तो इस तरीके से अगर हम पहुँचेंगे तो C ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर टिक हो जाएगा। ठीक है, A2 मिला लो कागज़ को टीटागढ़ से और B1 सीमेंट को लखेरी से। हमें यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें याद थी, लौह इस्पात हमारा भिलाई और खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला कुलम। तो इस तरीके से कभी कभी निकाल आते हैं आंसर, कभी कभी नहीं भी निकलते हैं। ठीक है, तो C ऑप्शन हमारा कोड की सहायता से सही होगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बॉक्साइट उत्पादक और ये स्थान है कोरापुट, अमरेली, कोंडागांव, लोहरदग्गा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मिलान करना है। कोरापुट आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, सबको पता है। तो इसको तुरंत ही मिला दो,
A4, ठीक है। A4 दो जगह दिया है, कोई बात नहीं। अमरेली आपकी गुजरात में पड़ती है, सॉरी पड़ती है जगह, ठीक है, गुजरात में। तो B3, A4 B3। अब देखो A4 B3 यहाँ दिया है, लेकिन A4 B2 यहाँ दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बड़े आराम से निकल आएगा। A4 B3 C2 कोंडगांव छत्तीसगढ़ और D1 लोहरदगा झारखंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर ए कोड निकल आया। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा नहीं है। अब क्योंकि नहीं पूछा है, देफू दर्रा, बोमडिला दर्रा, चांगला दर्रा या नाथुला दर्रा। पूर्वी हिमालय का दर्रा नहीं है कह रहे हैं, ठीक है। तो मिलान करते हैं। बात करें यहाँ पर तो चांगला दर्रा जो है वो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है और यह लद्दाख को तिब्बत से मिलाता है। यह हिमपात के कारण शीत ऋतु में बंद हो जाता है। और दीफू, बोमडिला, नाथुला आदि जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र के दर्रे हैं, तो जो दीफू है, बोमडिला दर्रा और नाथुला ये सभी कहाँ के हैं, तो ये आपके पूर्वी हिमालय के, चांगला हमारा पश्चिमी हिमालय का, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि अनाईमुडी चोटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी कह रहे हैं, अनाईमुडी की। यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कह रहे हैं। तो उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है। याद रखना अनाईमुडी और डोडा बेटा दो जो चोटियाँ बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं। तो अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर आपके ये जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये आपका सही है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही कथन है, यानी कि तीनों ही कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है। गुरु महिसानी, तलचर, जादूगोंडा और जावर। अभी हम लोगों ने जादूगोंडा का नाम सुना था, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोंडा हमारा सही सुमेलित है। यहाँ पर जो जावर की बात हो रही है, जावर की खान, तो जावर की खान आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है, जिंक के लिए, एल्यूमिनियम के लिए नहीं, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध यूथांग घाटी अवस्थित है। मेघालय में, सिक्किम में, असम में या नागालैंड में। यूथांग घाटी की बात हो रही है। इस शब्दों को देखो, पढ़ लो पहले अच्छे से। ये भी एक दो बार हमने कई एग्जाम में देखा हुआ आया है, ठीक है। तो बात करें जो हॉट स्प्रिंग के लिए यूथांग घाटी, ये आपकी सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, सिक्किम में। नेक्स्ट हमारा फिर सूची का ही दिया गया, ये फसलें दी गई हैं और ये उसकी मृदा दी गई, मतलब कौन सी फसल किस मृदा में होती है। आंख बंद करके आप कपास को लगा दो काली मृदा के लिए, ठीक है। और देखो कि क्या हमारा ऑप्शन यहाँ से निकलेगा क्या, फिलहाल तो नहीं निकलेगा क्योंकि अभी आपको और पता होना चाहिए। तो कपास आपका जो है काली मृदा में होता है। सोयाबीन जो हमारा होता है वो दोमट मृदा में होता है। किसमें होता है, दोमट मृदा में। तो C4 और D3। अब भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सुमेलित है, तो इसी को टिक कर दो बिना किसी टेंशन के। तो इस तरीके से हमने 60 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अभी क्या है कि हल्का सा हमारे यहाँ का गांव का माहौल है, तो लोग यहाँ बहुत सवेरे सवेरे बोल सकते हैं कि जग जाते हैं। जैसे अगर मैं 4 बजे जगती हूँ तो ठीक है, अगर किसी कारणवश मैंने 5:30 बजा दिया तो यहाँ लोग जग जाते हैं, तो थोड़ा शोर हो रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फाइनल पार्ट के साथ में। थैंक यू आप सभी लोगों का।